अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, हर आने वाली हुकूमत दो बातें अवाम को बताती है। एक ये कि मुल्क की ख़जाना खाली है और दूसरा ये कि साबिका हुकूमत ने महंगे मुआहिदे किए थे जिसकी वजह से मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। इस मुल्क में मिडल मैन हमेशा कामयाब रहा है जो हुकूमती ओहदेदारान के साथ गठजोड़ से फ़ायदा उठाता है और सफ़ेद पोश मिडिल क्लास तबका महंगाई की चक्की में हमेशा पिसता रहा है। LNG के महंगे कागोज़ ख़रीदना हो, बैरून मुल्क से बेवक्त और बेवजह गंदम दरामद करना हो, IPPs के साथ महंगे मुआहिदे करना हो या फिर टैक्स में इजाफा करना हो, खाद बहरान पैदा हो, अद्वियात का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ जाए या फिर आटे का बहरान जन्म ले ले, हर हवाले से गरीब महंगाई की चक्की में पिसता है और हुकूमत तमाशा देखती रह जाती है। पैदावारी यूनिट्स लगाने, तवानाई फराहम करने और कारोबारी मौके फराहम करने के बावजूद हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन होता है कि IMF से कर्जा और दोस्त ममालिक से इमदाद इकट्ठी की जाए और फिर वज़ीर आज़म खुद बताता फिरता है कि जिस मुल्क भी जाता हूँ लोग हमारी शक्लें देखकर जान जाते हैं कि हम मांगने आ गए हैं। मगर इन सारे मामलात के बावजूद हमारी हुकूमत कशकोल तर्क करने की पॉलिसी नहीं अपनाती। मुल्क में इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ देने की पॉलिसीज़ पर भी काम नहीं करती और आवाम को रिलीफ देने का कोई फार्मूला भी इजाद नहीं करती। हमारे मुल्क में इक़्तिदार में आने वाली सियासी जमातों का काम अयाशी करना, अपने खिलाफ केसेस का खात्मा करना और प्रोटोकॉल एंजॉय करना ही होता है, जबकि अपोजिशन में बैठने वाली तमाम तर सियासी जमातें, उनका मिशन होता है कि वो इक़्तिदार तक किसी तरीके से पहुँच जाएँ। एहतजाज करना और धरने देने के अलावा पिछले दरवाजे से डील करके हुकूमत का तख्ता उलटने से ज़्यादा उनकी और कोई तरजीह नहीं होती। आवाम के लिए कानून साजी करना, आइनी और कानूनी इस्लाहात लाने के लिए पार्लियामान में ना तो कोरम पूरा हो पाता है और ना ही कानून बन पाता है। और अगर अवामी मुफाद में कोई कानून या बिल वजूद में आ जाए तो उस पर अमल नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? हमारी मुल्की मुआशी पॉलिसीज़ इतनी कमज़ोर क्यों हैं? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल साहब ने। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा मिफ्ता साहब, पहले तो मैं आपको आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू क्योंकि आप जो LNG रेफरेंस था उससे आप बरी हो गए हैं और आई हैव सीन दैट फुटेज जिसमें आप थोड़े से आप दीदा भी हुए थे। आपने ये कहा है कि आप केस करेंगे इमरान खान पे, अदालत जाएंगे। अपार्ट फ्राम दिस कि हम मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, मैं आपसे एक सादा सवाल करना चाहती हूँ। आपको हमारी मुल्क की अदालतों से इस मामले में इंसाफ की कोई तवक्को है? फरवा बहुत शुक्रिया आपने जो मुझे भी मुबारकबाद दी और मैं एक आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो आपका इब्तदाइया था इतना अच्छा और पुख्ता था और मेरे ख्याल से आपने जो कहते हैं कि दरिया को कूज़े में डाल के पाकिस्तान के मसाइल को बयान किया है कि यहाँ पर हम जो है वो सफ़ेद पोश लोगों की गर्दन को ही पकड़ते हैं और दीगर लोग जो है वो मुनाफा उठाते हैं और ये अशराफिया के तरीके से मुल्क चल रहा है। देखें, पाकिस्तान की अदालतें ये नहीं समझती कि इनका रोल इंसाफ देना है। पाकिस्तान की अदालतें टेक्निकल चीज़ों पे चल रही होती हैं वगैरह वगैरह, आप जानती हैं, सब जानते हैं, सुनने वाले भी सब जानते हैं। मेरा मकसद वो नहीं है कि इमरान खान को कुछ करूं या कोई हरजाना मिले, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरा मकसद ये है कि एक रिकॉर्ड की दुरुस्ती होनी चाहिए कि जावेद इकबाल साहब जो नैब के चेयरमैन थे उनसे और इमरान खान साहब से कि आपको क्यों ये 2016 में एक चीज़ इन्होंने बहुत जब उठा था प्रेस में तो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी। नैब ने इन्वेस्टिगेशन करके इसको ख़त्म कर दिया था। ये बात थी कि जब कराची में ये लगा था प्लांट, कराची में सारी कंपनियां थी, SSGC भी, PSO भी वगैरह वगैरह, और सिंध की नैब ने इसको एक मरतबा एग्जोनरेट कर दिया। फिर अपने वापस 2020 में 19 में इन्होंने वापस खोला। शेख रशीद साहब कंप्लेनेंट थे, खान साहब अलग ऐलान कहते थे कि मैं शाहिद अब्बासी को बंद करूँगा, एक और विकेट गिराऊँगा। जावेद इकबाल साहब तो एकदम उनके खादिम होकर रह गए थे क्योंकि उनकी अपनी माजी इतना दागदार है। तो
तो वो फिर तो मैं समझता हूँ कि इन जैसे लोगों को उससे पूछना तो चाहिए कम से कम कि भाई आपने ये क्यों किया, किसके कहने पे किया, क्यों, क्या वजह से किया। और फरवा जो बड़ी बात है ना एक्चुअली कि नैब होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान में। सच्ची बात है कि जब से मुशर्रफ साहब के ज़माने से नैब बना है, पाकिस्तान में करप्शन कम नहीं हुई है, पाकिस्तान में ऑपरेशन जिसको कहते हैं या परसिक्यूशन हुई है, नैब को इस्तेमाल किया है सियासी तब्दीलियां करने में। मुझको भी पकड़ा था तो दूसरे दिन मुझे मेरे दोस्तों को इन्होंने बुला के, मेरे दोस्त गए थे नैब के डिप्टी चेयरमैन से मिलने के लिए, तो कहा था कि नवाज शरीफ या शाहिद अब्बासी के खिलाफ बयान दे दो और छूट जाओ। अब मैं झूठे बयान तो नहीं दूंगा, तो मैं कहा चलो बैठे रहते हैं जेल में। लेकिन इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये हरकतें ख़त्म होनी चाहिए ना, और ये नहीं कि मुस्लिम लीग के ऊपर या एक किसी पार्टी के ऊपर ख़त्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा मिफ्ताह साहब, आपने अपनी पार्टी बनाने का सोच रखा है। आई होप कि ये पार्टी जो है वो बाकी पार्टीज़ की तरह ना हो, हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि IPPB रिसेंटली लॉन्च की, इलेक्शन से पहले लॉन्च हुई या की गई वगैरह वगैरह। क्या आपको तवक्को है हमारे सियासी सिस्टम से, इस निज़ाम से? आप होंगे, शायद खाकान अब्बासी साहब होंगे, और भी दीगर दोस्तों से बातचीत चल रही है आपकी? जी बिल्कुल, बहुत चल रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारी पार्टी में 2-3 चीज़ें मुख्तलिफ होंगी दीगर पार्टियों से। नंबर 1 कि ये कोई एक शख्सी पार्टी नहीं होगी कि भाई ये, या एक ख़ानदानी पार्टी नहीं होगी कि एक ही शख्स है वही हो सकता है या एक ही ख़ानदान है वही हो सकता है। हमारे यहाँ ये रूल होगा कि जो भी सदर बनेगा वो एक टर्म 3 साल की होगी, मैक्सिमम 2 टर्म्स कर सकता है कंजर्वेटिव। 6 साल बाद उसको सदारत छोड़नी होगी, या जो भी ओहदा हुआ, चाहे वो कराची के ट्रेजरर का ओहदा हो या पाकिस्तान के सदर का ओहदा हो, हर ओहदे को 6 साल के बाद आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो एक तो ये वाली बात है। तो हमारा जो है ना, पार्टी शुड बी बेस्ड ऑन आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजी, नॉट बेस्ड ऑन पर्सनैलिटीज़। यहाँ पे पाकिस्तान में सियासत ये है कि भाई पर्सनैलिटी है, नवाज शरीफ साहब के वोट हैं, उनकी फ्रेंचाइज है, इमरान खान साहब के वोट हैं, भुट्टो साहब के वोट हैं या बिलावल भुट्टो साहब के वोट हैं, मगर ये शख्सियात के वोट हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब के हों या असफंदियार वली खान साहब के हों। आइडियालॉजी कोई नहीं है। तो हमने आइडियाज़ की बात करनी है, ताकि ये शख्सियात तो आती रहती है, जाती रहती हैं, कब्रिस्तान भरे हुए पड़े हुए बहुत ज़रूरी लोगों से, लेकिन दुनिया तो चलती है। तो आज मैं हूँ, कल नहीं होऊंगा, शायद उबाय हैं, नहीं होंगे, लेकिन ये हम चाहते हैं कि पार्टी चले। तो एक तो ये हमारा डिफरेंस है कि इट्स एन आइडियाज़ बेस्ड पार्टी, नॉट दिस थिंग। दूसरा, जो हर पाकिस्तानी सियासी पार्टी जो है जिसकी मुर्तकब है गिल्टी होने की, वो ये है कि वो जो आपने कहा कि चोर दरवाजे से वो पावर में आना चाहते हैं। हम ये किसी को वादा नहीं कर सकते कि हम पावर में आएंगे, पता नहीं वोट मिलेगा कि नहीं, तो अल्लाह जानता है लोग वोट देते हैं नहीं देते। लेकिन हम ये वादा कर सकते हैं कि आएंगे तो आपके वोट से आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ना RTS से आएंगे, ना कोई इकामे से किसी निकलवा के आएंगे, ना फॉर्म 47 से आएंगे। अगर आएंगे तो आपके वोट से आएंगे, वरना नहीं आएंगे। दैट्स इट। ये 2 फ़र्क हैं हमारी पार्टी में, बाकी तो फिर सियासी पार्टी तो सियासी पार्टी। लेकिन मिफ्ताह साहब, हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, और सियासी जमातें जो हैं वो मेरा ख़्याल से अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित पर इन्हसार करती हैं। मैं इस पर नहीं कह रहा आपसे कि हकीकत नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन चक्कर ये कि अगर हम सब ये कहते हैं, कम से कम कहते तो ये हैं कि आप फ़ौज में सियासत का रोल नहीं होना चाहिए, तो फिर सियासतदानों को भी ये ज़रूरी है ना कि फ़ौज से जाके मदद ना मांगे। हम नहीं चाहते कि फ़ौज हमारे रास्ते में कोई राह हमवार करे, और नहीं करनी चाहिए उनको, हमारी रास्ते में रुकावट डाले और नहीं डालनी चाहिए। लेकिन हमको फिर ये भी नहीं तवक्को करनी चाहिए उनसे कि वो हमारे रास्ते की राह हमवार करें। ना हमवार करने के लिए अगर आप जाएंगे राह में, तो फिर वो रुकावटें भी डलती हैं। जिसके कंधे पे बैठ के आओगे वही निकालता है। तो एक ज़माना आपको याद है कि मुस्लिम लीग कहते थे कि वोट को इज्जत दो। वो पार्टी जो वोट को इज्जत की बात कर रही थी 2018 में, उसने दी है 9 फरवरी को वोट को इज्जत, 10 फरवरी को उसने वोट को इज्जत दी है। और वो पार्टी आर्मी की चीफ के नाम ले के बुराइयां करती है, और जो गालियां देने से नहीं थकते, जिनके ट्रोल्स, वो तो बाजवा से ज़्यादा कि किसी को जमहूरी नहीं मानते थे। जो जनरल फैज़ जिनकी पार्टी चलाते थे कि भाई इसको अपोजिशन में ले आओ, इसको टिकट दे दो, फैज़ साहब ने कहा तो इसको टिकट देना ज़रूरी है। तो मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब अगर आप उधर ही बैठे होंगे तो अब फिर क्या बात हो सकती है? तो गुजारिश ये है कि
जो स्ट्रक्चर भी जो मैं पार्टी से बात कर रहा था आपको, वही दो स्ट्रक्चर में ज़रूरी चीज़ें हैं। आइडियाज़ बेस्ड पार्टी होगी और एक किसी से मदद नहीं मांगेंगे। अगर नहीं आते पावर में तो कोई मसला नहीं, ठीक है। आई रियली थिंक कि वी हैव अ गुड लाइफ, अल्लाह ताला ने अच्छी ज़िंदगी दी है, चल जाएगी जो भी, मतलब कोई मसला नहीं है। आएंगे पावर में तो इस तरह आएंगे, वरना नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। 168 पार्टियां हैं, उसमें से 3-4 के अलावा तो कोई भी नहीं आती ना पावर में, तो हम भी नहीं आएंगे। लेकिन जब अगर आए, कभी आए तो आपके वोट से आएंगे। और जहाँ तक पार्टी क्या करेगी तो उसका देखें फरवा, यहाँ से 168 पार्टियाँ पाकिस्तान में, मगर ये बात भी तय है कि 40% पाकिस्तानी बच्चा, यानी कि 2 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानी बच्चा स्कूल में नहीं। आज़ादी से मिल गए। हमने इस मुल्क के लोगों को ना भूख से आज़ाद किया है, ना प्यास से आज़ाद किया है, ना जहालत से आज़ाद किया। 39% पाकिस्तानी, 9 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत के नीचे हैं। अभी जो मैं और आप बात कर रहे हैं इस वक्त, अभी भी इस वक्त कुछ लोग ऐसे बच्चे रो रहे हैं कि जिनको रोटी चाहिए लेकिन जिसकी माँ के पास रोटी नहीं। आज रात को बच्चे, लाखों बच्चे पाकिस्तान में आपके और मेरे मुल्क के बच्चे हैं जो रात को सोएंगे बगैर खाना खाए। ठीक है, हम, ये हमारी गलतियां हैं, ये अशराफिया की गलतियां हैं, ये हुकूमतों की गलतियां हैं कि जिसकी वजह से वो भूखा सो रहा है। यही हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके यहाँ भी मसाइल हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं, सिविल वॉर्स हो चुकी हैं, हर चीज़ मसाइल होता है। अगर उनका बच्चा इस वक्त IT के एजुकेशन ले रहा है, उनका बच्चा इस वक्त कंप्यूटर का एजुकेशन ले रहा है, आपका बच्चा जो है वो किसी बाइसाइकिल की दुकान में काम कर रहा है। ये बात याद रखिए। और हम जो है ना, इनको गरीब को हकीर समझते हैं। देखिए, मैं अगर आज कुछ अगर थोड़ा सा पैसे वाला हूँ तो इसलिए कि मैं एक सेठ के घर में पैदा होता है तो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है, किसी और के घर में पैदा होता तो कहीं और सूरत हाल हो जाती। बात इंसान को सोचनी चाहिए कि हम भी वही हो सकते थे कि जो आज फकीर, कि मेरा बच्चा अगर स्विमिंग सीख रहा है और एक फकीर का बच्चा जो है वो गंदगी में खेल रहा है। लेकिन मिफ्ता साहब, अभी जो आपने ये डिसीजन लिया है, अगर नवाज शरीफ साहब पार्टी की बाग दौड़ दोबारा से संभालते हैं, कांटेक्ट करते हैं, दावत देते हैं, जाने का कोई मूड है? कि नवाज शरीफ साहब को मैं लीडर मानता हूँ, अपना बड़ा मानता हूँ। अगर कभी बुलाएंगे तो उनके पास ज़रूर हाजिर होऊंगा, उनके पास सलाम करूँगा। और उनके घर पे तो बड़ा अच्छा खाना होता है, चाय होती है, तो उसका बिल्कुल भी फ़ायदा उठाऊँगा। लेकिन सियासी राहें हमारी अलग हो चुकी हैं, ना वो बुलाएंगे ना हम जाएंगे। ठीक है मिफ्ता साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो बड़ी अच्छी बाय द वे हमारी डिस्कशन हुई है, लेकिन मुल्की हालात जो है वो मईशत के साथ जुड़े हुए हैं। तो मईशत की बेहतरी के लिए क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, या जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ क्या बेहतर हो सकती हैं, नहीं हो सकती, IMF में जाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर मिफ्ता साहब से ही बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि हम एक IMF के प्रोग्राम से निकल के अब दूसरे प्रोग्राम की तैयारी में हैं, और फिर 15 मई को जो है वो ज़ाहिर है कि IMF की टीम भी यहाँ पाकिस्तान आएगी। उन्होंने निजकारी का कहा है, टैक्स नेट बढ़ाने का कहा है, वही बातें जो हम रिपीटेडली काफ़ी अरसे सुन रहे हैं। पेंशन पे टैक्स लगाने की बात की है। आपके नज़दीक ये जो IMF की तजावीज़ हैं, और फिर एक इसके साथ एक एडिशन और है कि महंगाई का एक तूफ़ान भी रेडी है, सूद बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी इन्फ्लेशन थोड़ी सी पीछे गई है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि इसके बाद ऊपर चली जाएगी। ये आम सादा अल्फाज में आम आदमी पर ये कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए, IMF का प्रोग्राम हम पे भारी नहीं पड़ता है, हम पे वो हालात भारी पड़ते हैं जिसकी वजह से हमको IMF प्रोग्राम में जाना पड़ता है। मतलब इस तरह सोच लीजिए कि आप बदपरहेज़ी करेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप गलत खाने खाएंगे, वगैरह वगैरह, और उसके बाद जब आप बीमार हो जाते हैं तो वो अस्पताल में जाना भारी नहीं होता, डॉक्टर की दवाई या सुई लगवाना भारी नहीं होता। वो आपने अगर वो हरकतें नहीं करी होती तो शायद ये हाल नहीं होता। अब IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, देखें एक चीज़ अच्छी हुई है इस हुकूमत में अब तक, जो कि महंगाई कम हुई है बिल्कुल। जो पिछले साल महंगाई 36% थी अप्रैल में, तो इस साल 17% है। स्टेट बैंक ने बहुत, मेरा समझता हूँ कि गलती की है, शरह सूद कम ना करके 2 दिन पहले उनको कर लेना चाहिए था 1%। ये शरह सूद इन्होंने 22% मिनिमम रखी हुई है, पॉलिसी रेट जिसको कहते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कारोबार और कारोबारी इज़रात को नुकसान हुआ है। बहुत सारे कारोबार अंदर हो गए, अपने अंडर हो गए, और नई कोई सरमायाकारी नहीं हो रही। इसकी वजह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसकी वजह से गुर्बत बढ़ रही है। जो 9 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं, तो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि 1 करोड़ लोग और चले जाएंगे, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। तो ये स्टेट बैंक की गलती है कि इनको इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए था, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है।
IMF भी तवक्को कर रहा है कि इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान टैक्स जमा नहीं करता जितना कि इसको करना चाहिए। और जो टैक्स जमा करता है हुकूमत पाकिस्तान, वो ज़्यादातर सूब से 60% से ज़्यादा सूबों को दे देता है, जिनके पास वाफर पैसे हैं। और जब इनको इतने पैसे मिल जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल टैक्स जमा नहीं करते। तो लिहाजा हम ना सनत के ऊपर ना हम ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाते हैं जो सूबे का काम है, ना हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स लगाते हैं जो कि सूबों का काम है। और हमारे जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादातर अपनी जो जायदाद है वो प्रॉपर्टी में रखते हैं। सोने पे तो हम नहीं टैक्स लगा सकते, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होती है। हम किसके ऊपर टैक्स लगाते हैं? हम जो गरीब आदमी साबुन खरीदने जाता है उसके ऊपर 18% टैक्स लगा देते हैं कि भाई तूने अगर 20 रुपए का साबुन खरीदा है तो 3 रुपए 60 पैसे हमको दे दो उसमें से। हम जो गरीब आदमी 50,000 रुपए की तनख्वाहदार जो इंसान होता है ना, उसके ऊपर टैक्स लागू होता है। लाख रुपए की तनख्वाह के ऊपर 5 या 10% टैक्स लगता है। ये ज़्यादती है। अगर आप दुकानदारों से टैक्स नहीं ले सकते, आप बड़े मैंने छोटे ज़रूरी भाइयों, किसान भाइयों को नहीं कह रहा हूँ जिसकी 12-15 एकड़ ज़मीन है उसके ऊपर कोई टैक्स ना लगाए, लेकिन जिनकी 500 एकड़ ज़मीन है, 1000 एकड़ ज़मीन है, कई मुरब्बों में ज़मीन है, उनके ऊपर तो टैक्स लगाएं ना आप। इसी तरह जिनकी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टियाँ हैं उनके ऊपर आप टैक्स ना लगाएं तो ये ज़्यादती है। फिर हम कहाँ से टैक्स जमा करेंगे? उसके बाद और फिर आप ये जो पैसे सूबों को दे देते हैं तो जिसकी वजह से आपके पास पैसे नहीं होते, आपके खसारे बढ़ते हैं, आपको पैसे छापने पड़ते हैं। पैसे छापने का मतलब है कि आप गरीबों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, महंगाई बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हमको बेसिक फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक, इस लोगों को इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान किस दलदल में फंसा हुआ है, और दूसरा कि इदराक होने के साथ उनके यहाँ ये सियासी बहादुरी होनी चाहिए कि आप जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो कर लें। हुकूमत का काम ये नहीं होता कि हुक्मरानी की जाए, कि आप कुर्सी पर बैठ जाएँ। हुक्मरानी के अंदर एक ज़िम्मेदारी होती है कि आप ईमानदारी से फ़ैसले करें। ईमानदारी से मुराद मैं चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो फ़ैसला ज़रूरी है वो आज फ़ैसला लें। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाना है, आपको लगता है कि ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाना है, आपको लगता है कि NFC के अवार्ड को चेंज करना पड़ेगा, आपको लगता है कि किसी चीज़ की करनी पड़ेगी, तो अपनी सियासी कैपिटल को दाव पे लगाओ और अपनी हुक्मरानी को दाव पे लगाओ, लेकिन वो कर गुजरो जो इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। ये कोई चीज़ नहीं करते। सही है। मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं आपसे छोटे छोटे दो सवाल करना चाहूँगी। एक तो ज़ाहिर है कि मईशत से रिलेटेड है कि मुझे ये बताइएगा कि SIFC कितना मुआवन साबित हो सकता है बैरून मुल्क से सरमायाकार और सरमायाकारी लाने में, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल तो हमें लग रहा है। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि शायद ये हो सकता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में से चला जाए। कोई डाउट नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत ये इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, और अल्लाह करे ले आए, और शॉर्ट इन द आर्म हो जाएगा। लेकिन दो बातें इसमें समझनी चाहिए कि SIFC का होना भी तो ये एडमिशन ऑफ फेलियर है ना, कि सिविलियन गवर्नमेंट वो काम नहीं कर पा रही जो उसको करना चाहिए, इसीलिए आपको SIFC करना पड़ा। आपने SIFC को नैब से इस्तिस्ना दे दी, तो फिर पूरी हुकूमत को इस्तिस्ना दे, और सही किया है। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट आई जस्ट थिंक कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों नहीं काम करता कोई सिविल ब्यूरोक्रेट? क्योंकि उसको डर लगता है कि फैसले करेगा तो नैब पकड़ेगी। तो एक तो ये, दूसरा ये कि SIFC जो है वो पर्टिकुलर चीज़ें देख रही है, और मतलब ये कि अगर सऊदी मदाल के तौर पे सऊदी वज़ीर आते हैं, कोई इनके जो क्राउन प्रिंस आते हैं, SIFC से डील होती है, हमारे वज़ीर आज़म चले गए, हमारे आर्मी चीफ चले गए, उनसे कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आ गए, $2-5 आ गए। मुल्क इस तरह आगे नहीं बढ़ते। मुल्क आगे बढ़ते हैं जब रैंडम कंपनियाँ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, कोरिया में, जापान में, पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। क्या पिछले 20 साल में $1 भी पाकिस्तान में सरमायाकारी हुई है जो यहाँ से बरामद करती है कोई चीज़? नहीं। अगर हमको यहाँ पर कोई सरमायाकारी करता है, और ये सऊदी भी जो यहाँ सरमायाकारी करेंगे वो हमको ही बेचेंगे, यहाँ से बनाकर कोई नहीं कर रहा। तो हमको ये सोचना चाहिए कि SIFC के थ्रू हमको ये रिफॉर्म्स करने चाहिए अपने मुल्क के स्ट्रक्चर के अंदर। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड कि चलो SIFC एक सेल्समैन का किरदार अदा कर रही है, वो करे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि SIFC यहाँ बेसिक रिफॉर्म्स करे, हुकूमत में करवाए, ताकि सारी हुकूमत जो है वो इफ़िशेंट हो जाए। अच्छा, मैं लास्टली आपसे मिफ्ता साहब भी एक सवाल करना चाहूँगी। ये क्यों है, क्या कशिश है इसहाक डार साहब के नाम में कि पहले आपको हटाया जाता है, उनको लाया जाता है, फिर अगर वो इस गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनते तो उनको दूसरी एक अहम वजारत दे दी जाती है, और टॉप ऑफ दैट उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये वाई नून लीग इज सो ऑब्सेस्ड विद डार साहब, स्पेशली दी नवाज ग्रुप? डू यू थिंक कि वो शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द सारे नवाज साहब के लोग इकट्ठे कर दिए?
मैं इस जवाब को देने से इनकार ये कह के करता हूँ कि मैं तो अब 2 साल से नहीं हूँ पार्टी में, तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं सीरियसली आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू दिस। ये मुस्लिम लीग का पर्सनल मामला है, इनकी इनके आपस की इंटरनल वो है कि किसको क्या बनाए, यू नो, दैट्स नॉट फॉर मी टू से। ठीक है, लेकिन आप नहीं समझते कि पार्टी के अंदर, आप पार्टी में रहे हैं, पार्टी में बहुत बहुत काबिल लोग हैं, बहुत बहुत बड़े नाम हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है, जिनकी काबिलियत को आवाम के सामने लाके दिखाया जा सकता है। व्हाई वन मैन? इट्स नॉट जस्ट वन मैन ना, मतलब एक साहब प्राइम मिनिस्टर, एक भाई प्राइम मिनिस्टर हों, समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, बेटी चीफ मिनिस्टर हो, तो इट्स नॉट वन मैन। हम सिर्फ डार साहब के ऊपर फोकस करेंगे तो अनफेयर हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम लीग जो है वो पोजीशंस देती है, पीपल्स पार्टी पोजीशन नहीं देती, किसी और को रखती है, लेकिन उनको यहाँ भी हुकूमत जो है वो तो वो लोग ही चलाते हैं ना, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब। इसी तरह आप देख लीजिए ना कि मुफ्ती महमूद साहब के बेटे मौलाना फजल रहमान थे, उनके बाद अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, लेकिन जब वक्त आएगा तो असद महमूद होंगे। वली खान साहब के, गफ़ार खान साहब के बेटे वली खान साहब थे, उनके बेटे असफंदियार वली खान साहब थे, उनके बेटे अमल वली खान। हमारे यहाँ ये ख़ानदान से हम निकले ही नहीं, तो अब उसमें क्या बोल सकता है। चलिए, लेकिन ये समटाइम्स ये बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि अगर हम ख़ानदान की सियासत से बाहर ना निकले। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और करना चाह रही हूँ। हम आए रोज़ टीवी पे बैठ के ये एज्यूम करते हैं आए रोज़ टीवी पे बैठ के ये मिफ्ता साहब एज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से चलेगी। अच्छा, मैं 2018 के बाद की भी आपको अगर बात बोलूँ ना, तो इन माई जर्नलिस्टिक करियर हम चाहते थे दिल से, बहुत सारे शायद लोग ना चाहते हो, लेकिन मैं अपनी बात करूँगी कि हुकूमतें जो भी आएँ वो चलें, वो 5 साल पूरे करें। हमारा वज़ीर आज़म आज तक कोई 5 साल पूरे नहीं कर सका, वो भी करे। लेकिन आज भी जब हम बात कर रहे हैं मिफ्ता साहब टीवी पे बैठ के, आज भी यहाँ वहाँ से चीज़ें इकट्ठी होती हैं और कल कुछ और नई चीज़ बन जाती है। ये क्यों इतनी अनसर्टेनिटी है कि ये जो गवर्नमेंट बन गई है पीपी और नून की, ये बड़ी मुश्किल चलेगी, ये चल नहीं सकती, या शहबाज शरीफ साहब पता नहीं फॉर्मूले के तहत आए हैं? डू यू थिंक कि ये वाकई ये फॉर्मूले ही चल रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, बहुत सारे ममालिक होते हैं। जिस साल इमरान खान साहब को हटाया गया था, उस साल में ब्रिटेन में 3 वज़ीर आज़म चेंज हुए। बोरिस जॉनसन गए, फिर वो खातून आ गई लिज ट्रस, वो गई, फिर रवि ये क्या सोनक आ गए। इटली के अंदर तो एवरेज पे नहीं, हर 7 महीने में प्राइम मिनिस्टर चेंज होता था, 90 की दिहाई में और 2000 की पहली, इस सदी की पहली दिहाई। हमें जो वो सोचना चाहिए वो ये नहीं कि कोई 5 साल पूरे करे या कोई 4 साल पूरे करे, वो पूरे करे, ठीक है। हमको ये सोचना चाहिए कि जो भी आए वो जमहूरी तरीके से आए, और जो भी जाए वो जमहूरी तरीके से जाए। तो अभी ये जो आए हैं, इनके जाने की भी आपको ऐसे ही लग रहा है जैसे वो आए हैं? लेकिन मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए जैसे मियाँ नवाज शरीफ को निकाला था, वो जमहूरी तरीका नहीं था उनको निकाला। तो जब भी आएँ तो भी जमहूरी तरीके से आएँ, और जाएँ तो भी जमहूरी तरीके से जाएँ। इलेक्शन जीत के आएँ, इलेक्शन हार के चले जाएँ। अगर नो कॉन्फिडेंस हो जाता जैसे इमरान साहब के खिलाफ हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर असेंबली के मेंबरान आपको नहीं वोट देना चाहते तो जमहूरी तरीके से आएँ, जमहूरी तरीके से जाएँ, तो पाकिस्तान, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी नहीं होगी। वो कैरेक्टर्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये आगे चीज़ चलेगी। सियासी पार्टियों को थोड़ी सी जो है ना वो सब्र करना होगा। ये जो फ़ौरन इनको पावर चाहिए होता है ना, और जिसके अंदर ये जाके फिर वो जो आप कहती हैं बैकडोर से करते हैं, तो ना करें। हमारे अफ़वाज पाकिस्तान को भी जो है ना ये करना होगा कि यार इनको थोड़ा सा सियासतदानों को करने दो, हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे काम कम है, टेररिज्म ये वो सब कुछ, तो वो अपना काम करें, ये अपना काम करें, तो मुल्क चल सकता है। और लेकिन इस वक्त मुल्क चल नहीं रहा। इस वक्त जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उससे कम आपकी इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो रहा है। हम पीछे हट गए। हमको ये बात समझनी चाहिए कि जिधर हमने 76 साल में इस मुल्क को खड़ा कर दिया है, ये हमको शर्म आनी चाहिए, और हमको ये बात समझनी चाहिए कि हमने बड़ी गलतियाँ की हैं, और अब हमको एक बेहतर इब्तिदा करनी होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पर अब नई इब्तिदा करनी होगी कि हम अपने मुल्क को ठीक करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अगर मगर लेकिन और चूंकि वाली सियासत पाकिस्तान में उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात भी करना चाहती है और नहीं भी।
पीटीआई का एक रहनुमा एलानिया कहता है कि बात अगर होगी तो फौज से होगी, वोट चोरों से कोई बात नहीं होगी, जबकि दूसरा रहनुमा कहता है कि सियासी लोग हैं, सियासी कुव्वत से बात करेंगे, तीसरा ऑप्शन कबूल नहीं है। जबकि हुकूमती अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें मुज़ाकरात नहीं एनआरओ चाहिए, ये डील करना चाहते हैं। हुकूमत और अपोजिशन बाहम गुत्थम गुत्था है और मुज़ाकरात होने या सियासी इस्तेहकाम आने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती, क्योंकि अपोजिशन बेंचों पर बैठने वाले मौलाना फजल रहमान ने भी कमर कस ली है और एहतजाजी जलसे शुरू करके हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज़ कर दिया है। पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है कि फॉर्म 47 पर हुकूमत बनाई गई, जबकि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सिर्फ वोट नहीं चुराए गए बल्कि असेंबलीज और ऐवान सदारत भी खरीदा गया है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद को फतह करने का जो बयान दिया था वो अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा कि अगर केपी विफाक के खिलाफ निकला तो जो विफाक सुकून से बैठा हुआ है और हुकूमत कर रहे हैं उनसे सुकून छीन कर ही वापस आएगा, जबकि हुकूमत अपोजिशन की इन बातों और धमकियों को गीदड़ भपकियां समझती है और नकार खाने में तूती की आवाज़ समझकर रद्द करती फिरती नजर आती है। यही वजह है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठने और बातचीत करने की बजाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विफाकी वजीर बनाने के काम में मशगूल है। हमारा मुल्क जिस वक्त मुआशी ज़बोहाली का शिकार है, IMF की सख्त तरीन शराइत में जकड़ा हुआ है और सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी इस्तेहकाम की ज़मानत बन सकता है, उस वक्त सियासी जमातों के माबैन कशीदगी और हुकूमत और अपोजिशन के माबैन अदम इस्तेहकाम की कशमकश मुल्क को नए बहरान में डाल सकती है। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों को एक पेज पर कैसे लाया जा सकता है और इस सिनेरियो में कैसे लाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब और इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से हैं राना एहसान अफजल साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, आप लोग बाज़ाब्ता तौर पर ये कह रहे हैं कि हम बात करने को भी तैयार हैं, आपको नून लीग अगर बात करने का कह रही है आप उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे, फिर आपके कुछ लोग कहते हैं कि हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, DGISI से करेंगे, आर्मी चीफ से करेंगे। बात का आगाज़ आपने कहीं से तो करना है, फिर आपका ही कोई मेंबर उठ के कहता है कि हमें तो इस्टेब्लिशमेंट भी बात नहीं कर रही हमसे, तो आप इन्हीं से आगाज़ क्यों नहीं कर लेते ताकि इस्तेहकाम आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सियासी लोग हैं और मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान ही होते हैं, लेकिन असल इशू ये है कि और ये कहा जाता है कि जी ये फ़लाँ से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, फ़लाँ से नहीं करना चाहते। देखिए, मुज़ाकरात हमेशा मुखालिफिन के साथ ही होती हैं और बातचीत मुखालिफिन के साथ ही होती है, लेकिन असल इशू ये कि हमारा मुखालिफ है कौन, असल मुखालिफ हमारा कौन है और ये कि उस पावर किसके पास है। क्या हम वैसे अपना वक्त ज़ाया करें? जो मैंडेट हमसे छीना गया है वो हमें वापस मतलब पॉलिटिकल कुव्वत जो इस वक्त बेनिफिशियरी बैठे हुए हैं सारे ना, तो उसके तो कोई वो होता है ना, मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है। हमेशा याद रखें कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है ना तो उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है। माहौल इस वक्त क्या है? हमारे सारे कारकुन जेलों में, हमारा लीडर जेल में और हमारे लीडर जेलों में, और साथ जो अगर पंजाब में हमें तो छोड़े, अगर किसान भी निकलते हैं अपने हक के लिए तो उनको भी मारा पीटा जाता है, और एक सारा रियासती मशीनरी, गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये उसके अंदर एक कभी गवर्नर राज नाफिज करने की बात होती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो ये इस तरह की धमकियों के आड़ में हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और ना ही हमने ख्वाहिश का इजहार किया। ये ख्वाहिश का इजहार गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन गैर संजीदा तरीके से कर रही है। अच्छा। आप देखें कि इनका कोई भी बंदा आके मुज़ाकरात की बात भी करता है और साथ तड़ी भी लगाता है, तो इस तरह के मुज़ाकरात इसलिए नहीं करना चाहते हम कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए ये बाकी जो ये इल्जाम लगाया जाए सियासी जमातों के साथ बैठना नहीं चाहते, हम तो अभी भी 6 जमातों के साथ बैठ के इत्तेहाद बना चुके हैं। ठीक, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारी बातचीत ठीक है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई है, जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बात सामने आई है, वो कमेटी किसी से बात करने के लिए तो बनाई है। अगर वो आपने इनके साथ बात नहीं करनी है तो फिर वो किसके साथ बात करने के लिए बनाई गई है? देखिए, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात ही करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कौन सामने आ रहा है? मतलब ये कि अभी तक तो ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या मुज़ाकरात की क्या ऑफर आई, आप बताएं ना मुझे। 1-2
बंदों ने उठ के कह दिया। मैं ये सवाल जो है वो राना एहसान अफजल साहब से पूछती हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है कि सारे दिन टॉक शो में आते हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं जी, ये फिल्म। भाई बातचीत हुई नहीं है तो हमने कहाँ से आपसे एनआरओ मांगा है? आपको तकलीफ हो रही है, आपको मुश्किलात का सामना है, किसानों को फेस नहीं कर सकते। ठीक, ये ठीक है बात, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो इल्जाम, हाँ, ये जो इल्जाम शौकत यूसुफ सही साहब लगता है कि एनआरओ मांग रहे हैं। अफजल साहब मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप लोग ये टीवीज पे बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं एनआरओ मांग रहा है, एनआरओ मांग रहा है? भाई आपने ही तो कहा है कि बात करनी है, आए बैठे बात कर रहे हैं, तो बात का कोई सब्सटेंस भी तो होता है ना, ऐसे वर्बली तो नहीं होती कि मीडिया पे आके कह दें जी हम बात करने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो पीटीआई की तरफ से खुद कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं कि इन्होंने बात किससे करनी है। कभी ये कहते हैं हम जो है चीफ से और आईएसआई से बात करेंगे और तो किसी से बात करने का फायदा नहीं है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने बातचीत जो है वो करनी है। कुछ कहते हैं कि हम तो बातचीत करने के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो कंफ्यूजन है वो पीटीआई की सफ़ों में है, और इनको सबसे बड़ा जो खतरा लाहक है पीटीआई को, एक तो अपनी तकसीम है, विद इन द पार्टी कंफ्यूजन है, तितर बितर है, मुख्तलिफ ग्रुप्स एक दूसरे के मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। लेकिन असल जो इनको इशू है वो ये है कि मुल्क स्टेबलाइज हो रहा है, महंगाई की शरह 17.5% पे आ गई है, डॉलर रुपया जो है एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज है, अभी सऊदी इन्वेस्टमेंट आने लगी है। अच्छा। IMF का मुआहदा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हो ही रहा है, लेकिन हम ओवरऑल एक रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, मीशत को हम रीसेट करने जा रहे हैं। तो इनका पहले ही ये इनको नजर आ रहा है कि राना एहसान अफजल साहब, देखें आप कह रहे हैं कि इनकी स्टेटमेंट से मिल रही इनको खतरा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बाज़ाहिर कि नून लीग को खतरा है। अगर इमरान खान से बातचीत हो जाती है या इमरान खान के लिए कोई नरमी पैदा हो जाती है या इमरान खान बाहर आ जाता है, तो मुझे आप ऑनेस्ट टू गॉड बताएं आपकी जमात कहाँ खड़ी है और इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी कहाँ खड़ी हुई है? तो मेरा तो ख्याल है कि आप लोगों को खतरा या प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, देखें, हम कोई अभी हमारा तो टेन्योर अभी शुरू हुआ है, हम कोई इलेक्शन लड़ने तो नहीं जा रहे, हमने तो डिलीवर करना है। हम अब अपनी पॉपुलैरिटी को नहीं देख रहे, हम तो डिलीवरी को देख रहे हैं, और डिलीवरी हम करने जा रहे हैं। ये जो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है वो खत्म हो चुका है, वो इलेक्शन के वक्त वो खत्म हो गया। हमने हुकूमत बना ली, कोalition हुकूमत है, जो भी मामलात हैं वो अब ये दिस इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट एनी। लेकिन आपकी तो डिलीवरी है, आपके आने पे फॉर्म 47 वाला किस्सा बंद नहीं हुआ है। नहीं, देखें, जो फॉर्म 47 वाला किस्सा है, एक तो वो ज़िमनी इलेक्शंस में रद्द हो गया। ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर उसी जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसके ऊपर जबरदस्त मोहर लगी कि उससे बेहतर हमने परफॉर्म किया। इसका मतलब है कि अवाम हमारे जो काविश है, कोशिश है, जो डायरेक्शन है हुकूमत की, उसके ऊपर एतमाद जाहिर किया। और दूसरी बात, जो बुनियादी बात है, वो ये है कि फॉर्म 47, 45 का इशू हमारा तो नहीं है, वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इशू है, वो तो अदालतों का इशू है। और हम कहते हैं कि जो भी मामला है वहीं से सोल्यूशन वहीं से निकलना है, वो सोल्यूशन जो है हुकूमत ने नहीं निकालना। तो ये सारी देखें, असल खतरा इनको ये है कि मुल्क स्टेबलाइज हो रहा है, और इनकी कोशिश ये है कि हमने स्टेबिलिटी नहीं आने दी। इनकी कोशिश ये है कि ये सऊदी इन्वेस्टमेंट जो इस मुल्क में आने लगी है, और नजर आ रहा है कि वो आने लगी है, और ये जिस तरह सीपेक था उसी तरह ये सऊदी इन्वेस्टमेंट एक गेम चेंजर होगी पाकिस्तान के लिए, उसको रोकना है। हमने इस मुल्क के अंदर फसाद खड़ा करना है, लड़ाई झगड़े का माहौल खड़ा करना है, और हमने इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना, ये इनका एजेंडा है। बहरहाल हुकूमत की जो जिम्मेदारी है कि हम समझते हैं कि हमने बातचीत करनी है, हमने वो अगर किसी की गलत सोच भी है तो उसको भी हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो हम उसके लिए एंगेजमेंट के लिए तैयार हैं। और वो जो टॉकिंग टेबल है वो नेशनल असेंबली है, टॉकिंग टेबल ईवान है, वहां बात होगी, वहां से हल निकलेंगे। अगर ये सड़कों का रुख करेंगे तो ये इंस्टेबिलिटी के रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, ये मुल्क की जो बेहतरी है, एक आम आदमी की जिंदगी। मैं चाहूंगी इस पर शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी आपको जवाब दें, लेकिन हमने देखा है जब आप लोग भी ऑपोजिशन में थे, आप लोग भी सड़कों पे निकले थे। आपको याद होगा तहरीक अदम एतमाद से पहले आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी थी, सड़कों पे निकल के वो जो PDM की सूरत इख्तियार की थी। एवरीबडी डज दैट, जो भी ऑपोजिशन में होता है वो सब जमातें बाहर निकल के यही काम करती हैं। कोई नई चीज़ नहीं हो रही है कि पाकिस्तान की तारीख में कि ये लोग बाहर निकले तो गुनाह कबीरा हो गया। लेकिन कमिंग बैक टू शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप लोग कह रहे हैं, राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं अगेन हम तैयार हैं, वही वर्बली वाली बात है, आप लोग भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं,
लेकिन आपके अगर वजीर आला उठ के विफाक पे कब्जे की बात कर लें और ये कर लें कि हम सुकून छीन के चले जाएंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, तो अगर ये आपको तड़ी लगा रहे हैं तो तड़ियाँ तो आप भी भरपूर लगा रहे हैं ना, तो फिर इस तरह तो बात नहीं होगी, बर्फ तो नहीं पिघलेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात का शोशा किसने छोड़ा है? मुज़ाकरात का शोशा तो वफाकी हुकूमत के कुछ, ये शोशा है ना, मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते इस तरह ना। मुज़ाकरात अगर ये करने चाहते और ये तो ये मुज़ाकरात इस तरह थोड़ी होते हैं कि आप अपनी तरफ से कहें जी गवर्नर। अब ये देखें कितने अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की हेल्प की है और हम उसके कदर करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि सऊदी अरब की टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा जो रिजर्व है वो कहाँ तक पहुंचे? 8 अरब तक पहुंचे। और अगर हम बैंकों को, लोकल बैंकों का, एक मिनट जी, अगर हम लोकल बैंकों को वो शुमार कर लें तो हम 12 अरब हमारे पास टोटल बनता है, 12 अरब डॉलर। अच्छा, इंडिया जो है वो 620 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट हमारा 12 बिलियन डॉलर है, हमारा 12 बिलियन डॉलर है और अमेरिका जो इंडिया है उसके साथ 620 बिलियन डॉलर रिजर्व है। अब मुझे बताएं ये इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार कौन है? फिर दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, हमारा इस वक्त जो आमदन है वो 5125 अरब है और हमारा खर्चा कितना है? ठीक है सर, सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके शोशे को ना हजम नहीं कर पाई शौकत यूसुफजई साहब। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, बात सुन लेना। 9,000 अरब शौकत यूसुफजई साहब, अच्छा ठीक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें ये अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं है, मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं। आप किसान को खुश नहीं रख सकते, किसान की बात नहीं सुन सकते। जो इस वक्त स्कैंडल आया ताज़ा, जिन लोगों ने गंदम इंपोर्ट की है वो सारे वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, कुछ पंजाब में बैठे हैं। हाँ। उनको पकड़ो ना। क्यों? मतलब ये कि इतना बड़ा दंड दिया है बेचारे लोकल किसानों को जो सारी जिंदगी अपने दांव पे लगा के सब कुछ करते हैं। आप उनको तो आप खाली हाथ छोड़ रहे हैं और जिन्होंने ये पैसा कमाया, कमीशन खाया, वो जाके वज़रा बने बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। शौकत यूसुफजई साहब करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इस पर तारीख शुरू हो रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से और उनके इत्तेहादियों की तरफ से, उधर मौलाना साहब ये फूट डालना चाहते हैं। मुज़ाकरात की बात से फूट डालने के लिए इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। इनके पास इख्तियार क्या है कि इनके साथ मुज़ाकरात करें हम? अच्छा, ये डाइवर्ट क्यों करेंगे? किस चीज के किसके ऊपर डाइवर्ट करेंगे? अच्छा, मुझे तो ये पहले बात ये समझ नहीं आ रही है। अवाम को धोखा देने के लिए कि जी देखें हम तो बड़ी तरक्की करने आए हैं। अच्छा चलें, मैं शौकत यूसुफजई साहब, मेरे से ना वो लफ्ज, शौकत यूसुफजई साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे से लफ्ज़ शोशा जो है ना वो हजम नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, इमरान खान साहब जब असम्बलियाँ तोड़ के निकल रहे थे और तोड़ दी थी तो उन्होंने कहा था मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, तो बात करने की बात तो वो कर रहे थे, कमेटी तो उन्होंने बनाई है, शोशा तो फिर टेक्निकली उन्होंने भी छोड़ा शोशा, अगर ये छोड़ रहे हैं तो। आपके अपने बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जी हमें सामने से बातचीत नहीं हुई है, तो शोशे के लिए तो वो भी तैयार बैठे हुए हैं, शिबली फराज तैयार बैठे हुए हैं, और मैं किसी का नाम लूं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो यही कह रहा हूं कि ये सिर्फ टीवी में आके कहते हैं कि जब मुज़ाकरात कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं ना, शोशा इसी को कहते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे आप दोनों चले, आप दोनों पहले लेटर लिखा है। अच्छा ठीक है, पहली बात क्या इन्होंने, मैं आपको ना एक मिसाल देता हूं। हुकूमत टीवी पे आके चलती है। जी राना साहब, हुकूमत टीवी पे आके चले। देखें, सबसे पहले तो एक तितर बितर पार्टी और मुख्तलिफ 4 मौक़िफ़ और इनके लीडर जेल में, और इनको कोई यानी कि इनकी अवामी पजीर आए नहीं है। कोई हम भी मरे नहीं जा रहे। वक्त बड़ा जालिम होता है, ना करें ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल। सुन ले, नहीं सुन लेना जी, हम कोई मरे नहीं जा रहे कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। हम समझते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है कि माहौल ठंडा करें, वो जिम्मेदारी हम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इनकी तारीख निकाल के देख लें, हम 2018 में कहते थे कि इनका मैंडेट चोरी का मैंडेट है और जाली इलेक्शन है और धांधी ज़दा इलेक्शन है। उस वक्त अगर आपको याद हो, उस वक्त अगर आपको याद हो तो हम कहते थे मिसाके मईशत पे बात करो, ये रद्द करते थे। हम कोरोना की मीटिंग में बैठते थे, ये उठ के चले जाते थे। हम सिक्योरिटी की मीटिंग में जाते थे, वजीर आजम वहां नहीं आते थे कि इनसे हाथ मिलाना पड़े। हम कहते थे इनका मैंडेट जाली है। आज इनका ये मौक़िफ़ है। हम आज भी कह रहे हैं कि हम बातचीत माहौल को ठंडा करना चाहते हैं, या आज भी कह रहे हैं कि जी हम बात किसी और से करें। जो बात किसी और से करने वाली बात है ना,
ये इन्होंने पहले भी की थी पीडीएम के दौर में, जब ये अपनी मूवमेंट चला रहे थे और लॉन्ग मार्च कर रहे थे। ठीक है। और फिर ये लकब दिया करते थे मीर जाफर, मीर सादिक का। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब रेड लाइन इनके मुताबिक खान साहब की क्रॉस हुई तो ये मुज़ाकरात करने गए थे ना 9 मई में 10 फौजी तनसीबात के ऊपर। तो जो मुज़ाकरात उन्होंने वो किए सही थे, बात कर रहे हैं राना हसन अफजल साहब। एक छोटी सी चीज़ मैं भी ऐड कर दूं। देखिए, आप भी प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो कह रहे हैं कि आपने कहा जी हम इनसे बात करने के तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनसे बात करेंगे लेकिन ये कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई हमें वर्बली कही जा रहे हैं, कोई पैगाम नहीं भेजा है। प्रॉब्लम आप दोनों जमातों की ये है कि आप दोनों जमातें आपस में कभी बात करना नहीं चाहती थी, अभी भी नहीं करना चाहती। शौकत यूसुफजई साहब की जमात भी, सर एक मिनट, शौकत यूसुफजई साहब की जमात भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, वो तो ऑन रिकॉर्ड भी उनके लोग बोल चुके हैं। आपकी जमात भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करती रही है सर। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अब की बार मेरा सवाल वहीं पर खड़ा हो गया, अब की बार क्या आप लोग आपस में बात करेंगे? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो एक फैक्टर है ना, वो तो निकलेगा नहीं, वो भी चाहते हैं और आप लोग भी यही करते रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ऑन रिकॉर्ड कहते रहे कि वो पैगाम रसानी करते रहे हैं। नहीं, देखिए ये आपने अनफेयर बात की है। हमारी वो जमात है जिसने मिसाके मईशत की। बाद में क्या हुआ कि खान साहब जब हुकूमत में आ गए तो उन्होंने ना ऑपोजिशन से बातचीत की, ना उन्होंने अपने कोalition पार्टनर से बात। फिर जब इनको आईनी तौर पे निकाल दिया गया, उसके बाद भी ये बातचीत हमारे से नहीं करना चाहते थे, उनसे करना चाहते थे कि हमें जो है हमारे साथ बात करो, हमें लिफ्ट करो। हम जो उनसे बात करते थे वो ये कहते थे कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें। तो दोनों चीजों में बुनियादी तौर पे फर्क है। ये कहते थे कि जानवर भी न्यूट्रल नहीं होता, यानी कि हमारी सिलेक्शन करें, हमारे सर पे हाथ रखें। हम ये कभी नहीं कहते थे। हमारा मौक़िफ़ यही था कि सियासी पहलुओं के ऊपर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और आज देखें, यही वजह है कि जो मेरे ख्याल से जो अदारे हैं वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो ऑपोजिशन से बात करें और वो ना बात कर रहे हैं। उनका ये रोल नहीं है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन का शिकार है। चल शौकत यूसुफजई साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात कोई करे ना करे, हम तो बैठे हुए हैं ना, हम तो भुगत रहे हैं, हम अदालतों में पेश हो रहे हैं, अपने जो भी हम इंसाफ के रास्ते तलाश कर रहे हैं अपने लिए, वो तो एक अलग वो है। ये जो हमें ताना बार बार मिलता है ना, 2018 में ये मिलकर आए, चलो हम एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर आए, ठीक है, वो हमने सजा भी भुगत ली। आप मुझे बताएं कि अब जो ये बैठे हुए 4 बारियां लेने के बाद ये जो 5वीं बारी इन्होंने ली है, क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के जरिए नहीं बैठे हैं? ये ऐसे बातें करते हैं जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट कोई हकीकत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट हकीकत है, ये मानना पड़ेगा। आप मुदाखलत को दावत दें या ना दें, आपकी हुकूमत किसने बनाई है? ये अजीब बात कर रहे हैं, हमें आंखें दिखा रहे हैं कि जी हमारी तो 3.5 साल का दौर है, चलो बीच में से इसको माइनस कर दो। ये बाकी कौन आता रहा है एस्टेब्लिशमेंट के जरिए? कभी एक बारी ले रहा है, कभी दूसरी बारी ले रहा है, अभी दोनों मिलके जो है ना बारी ले रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि अगर मिलेंगे नहीं तो फिर पीटीआई आएगी। तो ये जो है ना, ये पॉपुलैरिटी की बात करना, ये अवाम पे छोड़ दिया जाए। आपने अवाम के मैंडेट का नारा तो लगाया कि वोट को इज्जत दो, लेकिन वोट को खाक में मिला दिया इज्जत को। आपने कौन सी इज्जत दी है? राना सनाउल्लाह 2 दिन बोला टीवी पे, उसके बाद फौरन उसको ले लिया। और मैं ये आपको बताऊं कि इनके अंदर जो दरार अभी आ रही है ना, जो आदम एतमाद का फुकदान आ रहा है, अच्छा। तो ये जो इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बनाया गया, ये वैसे नहीं बनाया गया है। उसकी कौन सी जरूरत आई थी? इसलिए बनाया गया कि नवाज शरीफ एतमाद नहीं कर रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर। अच्छा। ये हमें ताना दे रहा है, हमारे तो एक ही लीडर है, वो जेल में है। जेल में तब भी हमारे लीडर है, बाहर आ जाए तब भी हमारे लीडर है। चले अपनी फिक्र करो, अपनी जो मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। चले यहाँ पे तो मुझे लगता है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे लगता है खुदा ना ख्वास्ता कि पाकिस्तान की जो जितनी पोलराइजेशन बढ़ गई है, बहुत सारे लोगों की जो सियासी सोच है वही उसमें तफरीक पड़ गई है, फ़र्क है और डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपका भी, और राना हसन अफजल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इकबाल ने कहा था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, लिहाजा इन्हीं जहानों की तलाश में पाकिस्तान ने भी चीन के इश्तराक से अपना पहला सैटेलाइट चांद की जानिब रवाना करके खला की जानिब पहला कदम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन आज से 5 दिन बाद चांद के मदार तक पहुंच जाएगा। इस मिशन की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान दुनिया का वो छठा मुल्क बन जाएगा जिसने चांद के मदार या चांद पर अपना मिशन भेजा है। और अब पाकिस्तान के पास चांद पर तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली गई तस्वीर मौजूद होंगी। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान 1962 में भी रहबर नामी रॉकेट खला में भेज चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान एशिया का तीसरा मुल्क बन गया था जिसने अपना रॉकेट कामयाबी से खला में भेजा। लेकिन उसके बाद स्पेस प्रोग्राम शायद किसी भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं रहा।
जबकि दूसरी जानिब हमारा हमसाया मुल्क न सिर्फ मुआशी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है बल्कि चांद पर अपनी मदद आप के तहत 3 मिशंस भी भेज चुका है। ये तो खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में अच्छी पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वो वक्त भी आएगा जब पाकिस्तान चांद पर अपना मिशन भेजने के लिए खुद मुख्तार हो जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की स्पेस एजेंसीज के मयार तक लाने के लिए हमें इक़दामात करना होंगे और हुकूमत को इसे तरजीहात में शामिल करना होगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।